Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 5 in your geography book, that is major domains of the earth, जिसमें हम जो है सबसे पहले हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक कॉन्टिनेंट्स के बारे में, यानी कि हमने जो है लिथोस्फीयर को कवर कर लिया है, जिसमें हमने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम हाइड्रोस्फीयर को पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर कौन सा जोन होता है जो कि वाटर बॉडीज से मिलके बनता है। तो आज की क्लास में हम हाइड्रोस्फीयर को स्टडी करेंगे। ओपन योर ज्योग्राफी बुक, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर है आपका 33, पेज नंबर 33 ओपन करेंगे। हाइड्रोस्फीयर को, ठीक है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। सबको पता है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, अर्थ को हम क्या बोलते हैं, एक ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। क्यों बोलते हैं हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट? क्योंकि हमारी अर्थ का 71% यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है। ठीक है, एंड 29% इज विद लैंड। सिर्फ 29% हिस्से में लैंड है, बाकी 71% हिस्से पे जो है सिर्फ पानी ही पानी है। इसलिए जो अर्थ है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्लियर? हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। अब जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है उसमें हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं? पानी की सभी फॉर्म्स को हम शामिल करते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन इट्स ऑल फॉर्म। अब पानी जिस भी फॉर्म में हो, चाहे बर्फ़ की फॉर्म में हो, भाप की फॉर्म में हो, बहते हुए पानी की फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में पानी शामिल होता है उसको हम जो है हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड करते हैं। क्लियर? एज रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in the atmosphere all comprises the हाइड्रोस्फीयर। अब देखो हम हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन सा पानी लेते हैं? द रनिंग वाटर इन द ओशन, समुद्र में बहता हुआ जो पानी है, एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, समुद्र में, नदियों में, तालाबों में जो पानी होता है वो भी हाइड्रोस्फीयर में हम काउंट करते हैं। आइस इन द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स क्या होती हैं? बर्फ़ की जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है पहाड़ों पे, ठीक है, उनको हम ग्लेशियर कहते हैं। तो जो बर्फ़ जमी होती है ग्लेशियर की फॉर्म में, उसको भी हम हाइड्रोस्फीयर में काउंट करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर जितना भी है वो भी सारा हमारा जो है ज़मीन के नीचे का जो पानी है, जैसे आपका जो सबमर्सिबल का पानी है वो ज़मीन के नीचे से निकल के आता है ना, तो जितना भी अंडरग्राउंड वाटर है वो भी आपका जो है काउंट होता है हाइड्रोस्फीयर में। एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे वातावरण में जो भी वाटर वेपर्स के रूप में मौजूद होते हैं उसको भी हम जो है हाइड्रोस्फीयर में काउंट करते हैं। ऑल कंप्राइजेज हाइड्रोस्फीयर, ये सारे ही जो चीज़ें हैं जो वो है आपके हाइड्रोस्फीयर को फॉर्म करती है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर को बनाती है। ठीक है, तो पानी की चाहे कोई भी रूप है, चाहे वो जमी हुई बर्फ़ हो, वाटर वेपर्स हो, या फिर बहता हुआ पानी हो, या फिर अंडरग्राउंड पानी हो, वो सब का सब जो है कंप्राइज होता है आपका हाइड्रोस्फीयर। क्लियर? More than 97% of the Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. अब देखो, जितना भी हमारी अर्थ पे पानी मौजूद है उसमें से 97%, कितना? 97%, जितना भी टोटल पानी हमारे अर्थ पे मौजूद है उसमें से 97% तो कहाँ मिलता है? ओशंस में, यानी कि महासागरों में। ठीक है, एंड इज टू सॉल्टी, समुद्र का जो पानी होता है देखो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी, बहुत ज़्यादा नमकीन होता है फॉर ह्यूमन यूज़, यानी कि हाँ, ऐसा पानी होता है जिसमें इतना ज़्यादा नमक होता है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नमक का वाला पानी थोड़ी ना हम इस्तेमाल कर पाएंगे, ना हम उसको पी सकते हैं, ना हम उससे खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो 97% पानी तो ऐसा हो गया जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, क्योंकि वो ओशन वाटर है। ओशन वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो वो ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल होता ही नहीं है, यानी कि 97% पानी तो सीधा वैसे ही निकल गया। A large proportion of the rest of the water is
in the form of the ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human beings. देखो, इसके अलावा 97% के बाद कितना बचा? 3%। 3% में से बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है, 3% का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा वो किसकी फॉर्म में है? आइस शीट, यानी कि बर्फ़ की जो शीट्स होती है पहाड़ों पे, और जो ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ़ की जो जमी हुई नदियाँ होती हैं, ठीक है, जो बर्फ़ से जम जाती है नदियाँ, वो ग्लेशियर्स हो गई आपकी, ठीक है। तो आइस शीट और ग्लेशियर की फॉर्म में जो पानी है, और दूसरा जो आपका अंडरग्राउंड पानी है, ठीक है। तो बाकी सारा जो है 3% से ज़्यादातर हिस्सा ये हो जाता है, यानी कि जो बर्फ जमा हुआ पानी है, आइस शीट्स हैं और ग्लेशियर्स हैं और अंडरग्राउंड वाटर है। एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, यानी कि ताज़ा पानी जो है बहुत ही थोड़े से परसेंटेज में हम ह्यूमन बींग्स को जो है अवेलेबल होता है ह्यूमन यूज़ के लिए। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, इसको देखोगे ध्यान से, इसमें आपको बताया गया है, देखो कि 97% पानी जो है, यहाँ देखेंगे, देखो ये 97% पानी तो आपका ये हो गया सारा, जो कि ओशन वाटर है, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा, यानी कि 2.77% पानी, यानी कि 3% जो पानी बचा, उसमें से 2.77% पानी ये जो है स्टोर्ड इन आइस शीट्स एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। और इसमें से 0.03% ही सिर्फ हमें फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है। जो 3% बचता है उसमें से 2.77% तो जो है आइस शीट की फॉर्म में और अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में सेव हो जाता है, ठीक है। सिर्फ 0.03% ही फ्रेश वाटर हमें यूज़ करने के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल होता है। तो आप सोचो कि कितना, हम ब्लू प्लैनेट होते हुए भी इतना ज़्यादा 97% जो हिस्सा हमारे अर्थ का है, वो 71% जो है वो पानी से ढका हुआ, उसके बाद भी हमारे लिए कितना पानी अवेलेबल होता है फ्रेश वाटर? सिर्फ 0.03%, यानी कि एक ब्लू प्लैनेट होते हुए भी, यानी कि पानी वाला एक प्लैनेट होते हुए भी हमारे को फ्रेश वाटर बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि ब्लू प्लैनेट यानी कि पानी वाला एक प्लैनेट होते हुए भी, ऐसा प्लैनेट होते हुए भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, हमारे प्लैनेट पे पानी की बहुत ज़्यादा हमें शॉर्टेज होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर तो बहुत ही कम अवेलेबल है ना। सिर्फ ज़्यादा पानी, 97% पानी तो वो है जो कि खारा पानी है, समुद्र का पानी है, जिसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो बचता है वो या तो बर्फ़ की चट्टानें में वो है, ग्लेशियर्स है, और बहुत ही थोड़ा सा पानी जो है एज ए फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल होता है। क्लियर? सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओशियंस को। ओशियंस आर, इससे पहले देखो ये वाली एक एक्टिविटी आप करेंगे, कंपैरेटिव साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट। यहाँ पर देखो आपको जो है अलग छोटे छोटे स्क्वेयर्स बना के जो है अलग अलग जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वो दिखाए गए हैं। आपको क्या करना है? काउंट द स्क्वेयर्स गिवन इन द फिगर 5.3 एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको जो है इनको काउंट करना है, इन स्क्वेयर्स को काउंट करना है, और आपको बताना है, 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे पहले तो आपको ये काउंट करते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में कितने स्क्वायर हैं, नंबर लिख लो, यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं, नंबर लिख लो। उसके बाद आपको बताना है सबको काउंट करने के बाद कि सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, विच इज़ लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आपको बताना है काउंट करके, यहाँ पे यूरोप की काउंटिंग लिखना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की लिखना, और फिर दोनों को देख के बताना कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। अपनी बुक में आप इसको फिल करेंगे। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं ओशंस। ओशंस यानी आपके महासागर, समुद्र। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अभी हमने देखा ना कि 97% तो हमारा समुद्र का पानी ही है, तो जो ओशंस होते हैं ये हमारे हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं।
दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ये भी चीज़ हमने पढ़ी थी कि जितने भी हमारे ये महासागर है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखा था ना हमने मैप में। देखो ऐसे बस हमें एक ब्लू कलर ही नज़र आता है, वैसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना। सारे समुद्र जो है, सारे महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, यानी कि समुद्र का जो पानी होता है वो हमेशा मूव करता रहता है, महासागर का पानी हमेशा चलता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स। जो तीन पानी की, जो समुद्र के पानी की जो मूवमेंट होती है वो कौन कौन सी होती है? पहली होती है वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करंट। ठीक है, पहली होती है आपकी वेव्स, दूसरी होती है टाइड्स और तीसरी होती है आपकी ओशन करंट्स। ये तीन जो है आपके ओशन की मूवमेंट्स होती हैं। द फाइव मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। यानी कि साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है अटलांटिक ओशन, उसके बाद है आपका सेकंड नंबर पे इंडियन ओशन, सॉरी सबसे बड़ा है आपका पैसिफिक ओशन, उसके बाद है अटलांटिक ओशन, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन, चौथे नंबर पे आपका सदर्न ओशन और पांचवें नंबर पर आपका है आर्कटिक ओशन। ठीक है, मैप में देखेंगे इसको। लोकेशन देखेंगे इनकी। पैसिफिक ओशन ये हो गया आपका, इधर भी होता है और इधर भी होता है, क्योंकि एक्चुअल में तो हमारी जो अर्थ है वो राउंड है ना, तो यहाँ तो आपको एक इस तरीके से दिखाई है। राउंड में देखोगे तो ये इधर भी मिलेगा पैसिफिक ओशन, आपको इधर भी मिलेगा। अटलांटिक ओशन ये हो गया, इंडियन ओशन ये हो गया, आर्कटिक ओशन आपका यहाँ है और सदर्न ओशन यहाँ है। सारे क्या है? इंटर कनेक्टेड है। क्लियर? द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है आपका? पैसिफिक ओशन। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ के 1/3 हिस्से पे ये जो महासागर है ये फैला हुआ है। मरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। पढ़ा था हमने मरीना ट्रेंच क्या है? माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है उससे भी ज़्यादा गहरा जो पॉइंट है उसको हम मरीना ट्रेंच बोलते हैं, वो भी जो है पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशन की शेप क्या है? ऑलमोस्ट सर्कुलर। ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट, यानी कि एक सर्कुलर है, इस तरीके का सर्कल है और इसके चारों तरफ कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। देखो इधर से और इधर से, इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो एक गोल बन जाएगा। ठीक है, इस साइड हो गया आपका नॉर्थ और साउथ अमेरिका, उस साइड एशिया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, अगर आप ग्लोब में देखोगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा इसको। ठीक है, तो एक तरीके से इसकी सर्कुलर शेप है। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। ये हमने अभी देखी। उस तरफ है आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इधर है आपके नॉर्थ और साउथ अमेरिका। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब सबसे बड़ा तो है पैसिफिक ओशन, सेकेंड नंबर पे आता है आपका अटलांटिक ओशन जो है सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। इट इज एस शेप्ड। ये किस शेप का है? एस शेप है। अभी देखते हैं हम, ये देखो ये है आपका अटलांटिक ओशन, ये इस शेप में है ना। देखो इस तरीके से ये एस शेप में है। पैसिफिक ओशन एक राउंड शेप में है, इधर से और इधर से मिला के अटलांटिक ओशन एस शेप में है, इस तरीके से, क्योंकि नीचे सदर्न है, ऊपर आर्कटिक ओशन हो जाता है, बीच में ये है एस शेप में आपका अटलांटिक ओशन। It is flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa in the eastern side. इसके western side में क्या है? देखो इस ओशन के वेस्ट ये हो गया, वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, ईस्टर्न साइड पे यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, तो दोनों साइड आप इसकी लोकेशन को याद रखेंगे। ठीक है।
The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and porट्स। देखो जो अटलांटिक ओशियन है इसकी जो जो है द कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र का जो किनारा होता है, तटीय किनारा जो होता है, ये थोड़ी सी इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब इरेगुलर है, बिल्कुल सीधी नहीं है, इरेगुलर सी है। तो इस इरेगुलर और इंडेंटेड कोस्ट लाइन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ नेचुरल हार्बर्स मतलब बंदरगाहें जो है और पोर्ट्स जो है पाए जाते हैं। नेचुरल यानी कि जो ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाए, नेचर्स ने ही अपने आप ही कुछ ऐसे पोर्ट्स बंदरगाहें जो है यहाँ पे बनी हुई है नेचुरली। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है सामान एक देश से दूसरे देश में जाता है, व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ओशन है, सबसे व्यस्त ओशन है, क्योंकि यहाँ से समुद्री जहाज बहुत ज़्यादा आते जाते हैं। क्लियर? क्योंकि व्यापार की दृष्टि से ये ओशन जो है सबसे बिजी है, बहुत ज़्यादा ट्रेड, एक तरीके से ये ट्रेड रूट यहाँ से होके गुजरता है। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज़ इंडिया। इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम जो है किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, यानी कि इंडिया के नाम पे। इस कॉन्टिनेंट का इस ओशन का नाम है इंडियन ओशन, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया के नाम पे इसका नाम पड़ा है इंडियन ओशन। तो ये इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। अब देखेंगे, देखो पैसिफिक ओशन सर्कुलर था, अटलांटिक ओशन एस शेप में था, इंडियन ओशन ट्रायंगुलर शेप में है। देखो इस तरीके से। क्लियर? कौन सी शेप आ रही है? एक ट्रायंगल की शेप आ रही है। तो ये हो गया आपका इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की लोकेशन देखो, ये इंडिया है आपका, ये इंडिया है, ठीक है, नीचे ये आपका इंडियन ओशन है, ठीक है, शेप है इसकी ट्रायंगुलर। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया। नॉर्थ में क्या है इसके? एशिया है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। इसके चारों तरफ हम देखेंगे क्या क्या है। देखो इंडियन ओशन ये हो गया, नॉर्थ में क्या है? एशिया हो गया, ये पूरा एशिया हो गया ना, इसके नॉर्थ में एशिया हो गया, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया हो गया और वेस्ट में अफ्रीका हो गया, ठीक है। लोकेशन आपको याद रखनी है। The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude। जो आपका सदर्न ओशियन है ये जो है एक तरीके से एनसर्कल करता है किसको? द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका को। देखो ये अंटार्कटिका है, इसके ऊपर जो है ये आपका सदर्न ओशियन है 60 डिग्री लैटिट्यूड पे। ये है आपका 60 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे आपका सदर्न ओशियन पाया जाता है, ठीक है। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। अब ये जो आपका आर्कटिक ओशन है यहाँ पे, ये देखेंगे ये कहाँ पे आपका आर्कटिक सर्कल के अंदर है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल जहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है। आर्कटिक सर्कल से ऊपर पोल्स में बर्फ रहती है ना, तो आर्कटिक सर्कल में ये पाया जाता है, इसलिए इसको आर्कटिक ओशन बोलते हैं। एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को ये सराउंड करके रखता है, नॉर्थ पोल के चारों तरफ आपका आर्कटिक ओशन है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। देखो हमने पढ़ा था इस्थमस के बारे में, इस्थमस के बारे में हमने पढ़ा था। देखो स्ट्रेट क्या होती है, ये निकालो पेज। स्ट्रेट क्या होती है? देखो जैसे हम यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस। देखो स्ट्रेट क्या होती है?
स्ट्रेट वो होती है, एक छोटी सी जो है पानी का एक छोटा सा पासेज होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे कि ये है स्ट्रेट, ये इस पानी को और इस पानी को जो है कनेक्ट कर रही है, इसलिए इसका नाम है स्ट्रेट। स्ट्रेट जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है। उसी तरीके से हमने यहाँ देखा, ये कह रहे हैं कि जो आर्कटिक ओशियन है, इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे ये जो है बहुत ही छोटे से, यहाँ पे आती है आपकी बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ पे जो है ये दो छोटे सा पानी का एक ऐसा हिस्सा जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो आर्कटिक ओशियन जो है पैसिफिक ओशियन से एक जिस छोटी सी स्ट्रेट से कनेक्टेड है उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये किससे घिरा हुआ है? जो नॉर्दर्न कोस्ट है आपकी नॉर्थ अमेरिका की और यूरेशिया की। नॉर्थ अमेरिका देखेंगे और यूरेशिया, ये जब आप एक उसमें ग्लोब के फॉर्म में देखेंगे, ग्लोब में देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली ये समझ में आएगा इसकी लोकेशन को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेन जितने भी 5 ओशन थे, यानी कि हाइड्रोस्फीयर को हमने यहाँ पे कंप्लीट करा। नेक्स्ट क्लास में हम एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो आप इसको स्टडी करेंगे अच्छी तरीके से, हाइड्रोस्फीयर और जितने भी हमारे मेन ओशंस हैं उनकी लोकेशन क्या क्या है उस सबको आप मैप में स्टडी करेंगे। क्लियर है? ठीक है, पहले आपने जो है कॉन्टिनेंट स्टडी करने हैं, आपको सारे कॉन्टिनेंट्स के फीचर्स पता होने चाहिए, कौन से जो साइज़ में कौन सा बड़ा है उनके अकॉर्डिंग उनके नाम याद करने हैं। उसके बाद जितने भी मेजर ओशियंस हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर दोनों कवर हो गए हमारा।